अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 29 दिसंबर है और 2024 ख़त्म होने में 2 ही दिन बाकी हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 के पहले महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 अहम तरीन केसेस कौन से हैं और उनसे कैसे मुल्क की सियासत पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत कौन सी अहम तरीन कानून साजी करने जा रही है जिसका ताल्लुक आप सबसे है, चाहे आप किसी भी शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों। और फिर तीसरी चीज़ जो आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जनवरी में इमरान खान की रिहाई का कितना इम्कान है। सबसे पहले बात हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि शायद कम लोगों ने नोटिस किया हो कि जनवरी एक ऐसा फैसला कुन महीना हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इनफैक्ट होगा। जो पिछले 1 डेढ़ साल से कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनका फैसला हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ इसलिए सब नज़रें होंगी। और सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म होते ही जनवरी के फर्स्ट वीक के एंड तक सुप्रीम कोर्ट में खासी गहमा गहमी शुरू होने वाली है और तवज्जो का मरकज़ भी रहने वाला है। सबसे अहम चीज़ तो इस वक्त जो हो चुकी है वो है मिलिट्री कोर्ट्स केस, जिसमें फैसले सुनाए जा चुके हैं। 9 मई के मुलजमान जितने भी थे उनको जुर्म साबित होने पर सजाएं दी जा चुकी हैं। इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इन सज़ाओं की तौसीक होती है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिलिट्री कोर्ट्स का इख्तियार है फैसले सुनाने का और ट्रायल करने का सिविलियन का, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारी कहानी में ट्विस्ट लाते हुए ये करार देती है कि नहीं, पहला जो फैसला था जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच ने जो दिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के पास ये इख्तियार नहीं है कि सिविलियन का ट्रायल करे, वही दुरुस्त था। ये सारा फैसला जो है जनवरी के पहले 10 दिन में ये कार्रवाई कंक्लूड हो जाएगी और ये आईनी बेंच कह चुका हुआ है, इसलिए ये होगी। अब थोड़ी ही समातें रहती हैं और तवील समातें अगर 1-2 हुई तो ये केस कंक्लूड हो जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला सुनाएगी। फैसला मुतवक्के क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि अपीलें मुस्तरद हो गई और सबका फैसला एज इट इज़ बरकरार है। दूसरा ये हो सकता है कि जी की अपीलें मंजूर होगी, लेकिन एक तीसरी सूरत इसमें ये निकल सकती है कि जिन लोगों की आप सजाएं सुनाई जा चुकी हैं उनके केसेस को पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन डिक्लेयर किया जाए और कहा जाए कि जी उनके हकूक को यकीनी बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि उनकी जो फैसले आ चुके हैं उनका अब रीट्रायल ना हो, उनको अब दोबारा एटीसी में ना जाना पड़े और उनको बस यहीं से अपीलें आगे दी जाएं और डिटेल रीजनिंग उनकी जजमेंट्स में दी जाए और उनकी अपीलें आगे चलाई जाएं। ये एक आउटसाइड चांस हो सकता है, लेकिन ये फैसला बाहर आना है और इस फैसले का गहरा ताल्लुक होगा इमरान खान के फ्यूचर से भी, क्योंकि अभी तक की जो चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरह जो आईएसपीआर से प्रेस रिलीजेस भी सामने आई हैं और उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अभी मास्टरमाइंड को जब तक सजा नहीं होती ये इंसाफ का अमल जारी रहेगा। और फिर कई चहमगोइयाँ हैं कि इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल उनका हो सकता है। फैज़ हमीद की अभी सजा या जजा जो भी है वो आना बाकी है, उनका फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आता है तो उससे ये भी तय हो जाएगा कि इमरान खान का ये ट्रायल मुमकिन है या नहीं है। इसलिए ये केस इंतहाई अहम रहने वाला है। लेकिन सिर्फ एक ये केस नहीं है, 3 केसेस हमने आपको बताए थे। दूसरा केस भी 9 मई से जुड़ा है जो शेख रशीद अहमद वहां ले गए हैं और उन्होंने फर्द जुर्म की कार्रवाई जीएचक्यू हमला केस में चैलेंज कर दी है और कहा है जी कि वो उनके खिलाफ शवायद काफ़ी नहीं है, लिहाजा फर्द जुर्म की कार्रवाई ठीक नहीं है। अब ये जो केस है ये आईनी बेंच के सामने नहीं लगेगा, ये दिलचस्प है। ये सिंपल बेंच के सामने लगेगा, यानी ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक किसी के आगे भी लग सकता है और ये सादा बेंच के पास लगेगा। और इससे भी ट्विस्ट आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी राय दे दे या कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आ जाएं जिससे ये मामला किसी और तरफ भी निकल पड़े। ये भी इम्कान मौजूद है, क्योंकि बहरहाल ये 9 मई का अहम केस है जो पहला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुका है। तीसरा अहम तरीन केस, और उसे आप कह लेंगे सबसे अहम केस, वो है 26वीं आईनी तरमीम का, वो भी इसी जनवरी में सुना जाना है। उसके सुने जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका बेंच। अभी तक तो अगरचे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह किया है कि इसी आईनी बेंच को तोसी दी है, लेकिन जितने दरखास्त गुजार आए हैं उन्होंने सब ने एक बात सब ने कही है कि इस पर फुल कोर्ट बनाई जाए। अब इसमें इतलात ये हैं कि बाकायदा तहरीरी दरखास्त भी आने वाली है कि फुल कोर्ट के लिए पहले इस दरखास्त को डिसाइड करे आईनी बेंच। अब आईनी बेंच के अंदर नंबर गेम क्या होगी ये बहुत अहम हो जाएगा।
क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो समझते हैं बरमला तौर पर, जुडिशल कमीशन में वोट भी देते हैं कि यही 6-7 जजेस काफ़ी हैं आईनी बेंच के लिए, क्या वहाँ पर उनको पजीराई मिलती है? क्या अक्सरियत उनके साथ जाती है? या फिर अक्सरियत इसमें, क्योंकि दूसरी साइड ये कहती है जी कि देखें इसमें तो 2-3 जजेस वो उन 8 वालों में से भी शामिल हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दे रखा है, और अब तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी समझते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को बैठना चाहिए आईनी बेंच में। तो कहीं उस दरख्वास्त को डिसाइड करते हुए अगर अक्सरियत ने यह करार दिया जी कि इस केस को भेजा जाए जुडिशल कमीशन के सामने फुल कोर्ट बनाने के लिए, तो फिर मामला जो है ना दूसरी तरफ निकल सकता है। इसलिए ये केस भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाएगा और इस केस से तय होगा, इस केस के बेंच बनने से तय हो जाएगा, पहली एक आधी समात पर ये तय हो जाएगा कि क्या अब 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल महफूज है या नहीं, और वो बाकी रह पाएगी या नहीं, इसी कंडीशन में रहेगी या नहीं। लेकिन ये तीनों डेवलपमेंट्स जो होनी हैं ये मिड ऑफ जनवरी में जाके होनी है। अब मैं आपको जनवरी के स्टार्ट में लेकर आता हूं। 2 जनवरी को सबसे पहले तो मुज़ाकराती कमेटियों ने दोबारा मिलना है और चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा टेबल कर दिया जाएगा। चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा? चार्टर ऑफ डिमांड में जुडिशल कमीशन, जुडिशल कमीशन, जुडिशल कमीशन, इसके ऊपर क्लियर कट ये कहा गया है कि जी ये लाजमी बनवाना है, 8 फरवरी पे बनाना है, 9 मई पे बनाना है, 26 नवंबर पे बनाना है। तो 2 फरवरी को ये कमेटीज भी बैठ जाएंगी और फिर पता चल जाएगा, खुल जाएगा सारी सिचुएशन के जनाब अब आगे मुज़ाकरात बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। राना सनाउल्लाह जो तजवीज़ लाए हैं कि इसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान को भी शामिल किया जाए, तो इमरान खान तो कमेटी में रिहाई के बाद ही शामिल हो सकते हैं, बाकी दो तो हो सकते हैं। और बाय द वे राना सनाउल्लाह की तजवीज़ इसलिए बुरी नहीं है कि ये जो भी मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं ये इन तीनों से मंजूरी तो लेती हैं, तो अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात इन 3 बड़ों के ही शुरू हो चुके हैं एक्चुअली। दरमियान में तो सारे प्यादे हैं, वो तो मैसेजिंग करेंगे जी कि आज हमारा ये हुआ, कल ये हुआ। तो इसलिए 2 तारीख भी बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ 3 जनवरी उससे ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि जो हाई कोर्ट में, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होने हैं उनके नाम 3 तारीख तक सामने आ जाएंगे और उसके बाद किसी वक्त भी जुडिशल कमीशन का इजलास बैठेगा और मंजूरी दे देगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया डिवीजन बेंच कायम हो सकता है फिर उसके बाद। और ये सारा मुद्दा जुड़ा हुआ है फिर 6 जनवरी से। 6 जनवरी को क्या होगा जी? 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फैसला आना है जिसमें इमरान खान को सजा हो सकती है और उस सजा के खिलाफ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही अपील करेंगे। और जो एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि वहां पहले डिवीजन बेंच आ जाएगा नया और वो सुनेगा, जो भी सुने, बहरहाल ये फैसला आ जाना है 6 जनवरी को। तो यूं 2 जनवरी, 3 जनवरी, 6 जनवरी तो यूं ही अहम है। उसके बाद बेंच बैठेगा तो पहले दिन मिलिट्री कोर्ट्स केस सुना जाएगा, फिर इन्हीं छुट्टियों के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात की जो दरखास्त थी इमरान खान की, उसको भी फिक्स किया जाना है, वो भी सुनी जाएगी। इसके अलावा 9 मई की तहकीकात की दरखास्त, इस पर एतराज़ात ख़त्म हो चुके हैं, उसको भी दोबारा फिक्स किया जाना है, वो भी सुनी जाएगी। तो इसलिए एक बहुत पैक्ड जनवरी है जो कि सामने आने वाला है और इसमें फैसला कुन इसलिए ये हो सकता है कि इसमें अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ी तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं और फिर इमरान खान की रिहाई यकीनन इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, उससे अलग नहीं है। तो इमरान खान की रिहाई अगर 6 जनवरी को फैसला आ जाता है, सजा भी होती है, उन्होंने उसे चैलेंज करना है, चैलेंज करके जल्दी समात की दरखास्तें देनी है, 2-3 समातें हों तो जनवरी के एंड तक सजा सस्पेंशन की तरफ मामला जा सकता है और इमरान खान 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी सजा सस्पेंड करवा कर रिहा बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए जनवरी में पूरा इम्कान इस चीज़ का भी मौजूद है। लेकिन इसी जनवरी में एक इंतहाई अहम तरीन कानून साजी होगी जिसका इंट्रो में मैंने जिक्र किया था, वो है डिजिटल नेशन पाकिस्तान या डिजिटल पाकिस्तान बिल, जिसके तहत आपका जो शनाख्ती कार्ड है जिसमें एक चिप लगी होती है, उस चिप को अब यूज़ किया जाएगा और उस चिप को इस तरह से यूज़ किया जाएगा या फिर आपको नया कार्ड भी इशू किया जा सकता है, क्योंकि ये बिल आया हुआ है और ये कानून बन जाएगा। इसके बाद आपकी जो किसी भी पाकिस्तानी शहरी की पैदाइश से डेथ तक का जो डाटा है वो एक जगह पर एक क्लिक पर इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि आपका एक नया डिजिटल आईडी नंबर होगा। वो आईडी नंबर आप किसी भी सिस्टम में जहां एंटर करेंगे, जो रेलिवेंट किसी भी आप इदारे में जाएंगे, आप लाइसेंस बनवाने गए हैं तो एक नंबर पर उन्हें पता चल जाएगा आप टैक्स पेयर हैं या नहीं, आपकी एसेट्स क्या हैं,
आपकी हेल्थ किया है, एजुकेशन किया है, हर चीज़ आपका रिकॉर्ड वहीं पे होगा, आपसे कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। और वो सारा यानी कि एक तरह से अटेस्टेड डाटा आपका होगा, ऑथेंटिक डाटा होगा, जिस पर कोई भी इदारा रिलाई करके आपको नया सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़ जारी कर सकता है। ये तो उसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, आगे चल के आपको हम उसके माइनस पॉइंट भी बताते हैं। पहले आपको पूरा बता दें, इस बिल के तहत जी एक अथॉरिटी कायम होगी, डिजिटल अथॉरिटी। वो एक तो मास्टर प्लान तैयार करेगी कि कैसे सारी चीज़ों को डिजिटली कनेक्ट करना है। आपका एफबीआर रिकॉर्ड, सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी। ठीक है, और ये कंपलसरी होगा, इसमें से आप अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा, फिर एक कमीशन कायम होगा नया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में, और उसमें चारों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो शामिल होंगे। और इसके अलावा एफपीआर के चेयरमैन होंगे, नादरा के चेयरमैन होंगे, ये सारे लोग इसमें बैठे होंगे। और ये जो है ना, उसकी निगरानी करेंगे, जो नई अथॉरिटी होगी उसकी। और ये 3-4 माह में एक बार ये मीटिंग किया करेंगे, और ये अप्रूव भी करेंगे मास्टर प्लान को। और इसके तहत होगा ये कि आपका सारा रिकॉर्ड एक क्लिक पर होगा। आप अस्पताल जाएंगे तो आपको पुराने मेडिकल सर्टिफिकेट उठाने की जरूरत नहीं, वहां पर सारा डाटा मौजूद होगा, आपकी एजुकेशन का सारा चीजें मौजूद होंगी, हर चीज होगी। इसको कहा तो ये जा रहा है कि जी ये आपका फायदे के लिए है, और ये कई ममालिक में हो रहा है। यस, हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन एक बड़ी चीज़ है। लोगों को शिकायत रहती हैं, जजेस तक को शिकायत रही है कि उनका डाटा पब्लिक हो जाता है, लीक हो जाता है, नादरा से लोगों के डाटा लीक हो जाते हैं। तो इस तरह की शिकायत भी मौजूद हैं। इसलिए इस पर मज़ीद डिस्कशंस तो होनी है, लेकिन ये बिल अगर कानून बन गया, उसके बाद आपके लिए पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अपनी खुफिया रखना नामुमकिन होगा। आपका सिर्फ एक क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई, आपके दोस्त, आपकी रिश्तेदारी, आपके बहन भाई, माँ बाप, सारा डाटा। जितना नादरा के पास तो आपका डाक खाना होता है, पता होता है घर का, और ये चीज़ें होती हैं। अब आपकी एजुकेशन से लेके हर चीज़ इसके ऊपर सारी यकजा होगी। और इसको फिर आपको संभाल के भी रखना होगा, ये अलग से एक टास्क होगा। लेकिन ये एक अहम तरीन कानून साजी है जो होने जा रही है। दूसरी अहम तरीन तो हम आपको 2-3 दिन पहले 2 एपिसोड्स में शकील साहब के साथ वीडियोस में बता चुके हैं। वो भी एक अहम कानून है, अहल और नाअहल की तफरीक होगी शहरियों के दरमियान। तो ये सारी चीज़ें जी जनवरी में होने जा रही हैं, और इसलिए बड़ा पैक्ड किस्म का जनवरी है। और 2025 का इंतहाई गर्मा गर्म आगाज़ होगा, और अल्लाह करे कि अंजाम उसका अच्छा हो, क्योंकि ऐसी किसी और मंथ के पास, इतनी किसी और मंथ में पिछले 2-3 साल में ऐसी अहलियत पाई नहीं गई कि जिसके पास इतना कुछ ऑफर करने के लिए हो कि वो हालात बिल्कुल बेहतर भी कर सके। मुज़ाकरात पे बैठी हुई जमातें हैं, तो तवक्को की जा सकती है कि कोई ना कोई बेहतरी की सूरत निकल भी सकती है इस जनवरी से। लेकिन अगर ये जनवरी भी हाथ से गया, सियासत के हाथ से गया, अदालत के हाथ से गया, सब के हाथ से गया, तो फिर मेरा ख्याल है बहुत देर लगेगी दोबारा ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने में। इसी जनवरी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में सदर का मनसब भी संभाल लेंगे, और कई लोगों को पाकिस्तान में उनसे उम्मीदें हैं। देखते हैं ये नया मंथ किस तरह का होगा। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।